पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अतीक अहमद की। अतीक अहमद इलाहाबाद का वो गुंडा जो बाद में राजनीति में भी आया और सत्ता के छत्र छाया में उसने अपने क्राइम के साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया कि कई बार वो सत्ता में दखल भी देने लगा था। लेकिन उसका अंत लिखा हुआ था और उसके लिए 2017 में योगी सरकार ने एक्शन लिया। उसकी कुछ और कहानियां हम इस एपिसोड में जानेंगे। रंगबाज के इस एपिसोड में मैं हूं माधव तिवारी, आपका होस्ट, और आपके लिए आज मैं अतीक अहमद की बाकी कहानियां लेकर आया हूं रंगबाज में। अतीक और उसके भाई से जुड़ी एक और कहानी जिसे सुनाना बहुत जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि 1996 का समय था और तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और उसी समय में अतीक के भाई अशरफ की अशोक साहू नाम के एक व्यक्ति से पार्किंग को लेकर झगड़ा हो। साहू ने अशरफ को बुरा भला कह दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि अशरफ अतीक का भाई है तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने अतीक अहमद से मिलकर माफ़ी मांगी। लेकिन अतीक ने उनसे कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि माफ़ी मिल गई, अब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन 2 दिन बाद ही अशोक साहू की हत्या कर दी गई। आरोप अशरफ पर ही लगे कि उसी ने मार दिया। अशोक साहू के घर वालों ने एफआईआर की। जब जांच हुई तब ये पता चला कि इस जांच में अशरफ के ऊपर गंभीर आरोप लगे। अशरफ ने वो कत्ल किया था। तब के यमुना पार के एसपी लालजी शुक्ला के सामने सबूत दिए गए। जब हत्या हुई तब अशरफ इलाहाबाद में ही नहीं था, बल्कि चंदौली में अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोचिए कि किस तरह का एक जाल बुना गया था कि सबने देखा कि अशरफ ने ही साहू की हत्या की, लेकिन पुलिस की फाइल में ये दर्ज था कि उस वक्त अशरफ वहां था ही नहीं, जबकि वहां से 200 किलोमीटर दूर चंदौली में था। पुलिस के सूत्र कहते हैं कि अतीक ने बचने का ये पुराना तरीका निकाल रखा था। ये भी सोचिए, ये भी हमें उन्हीं फिल्मी कहानियों में मिलता है, पुरानी फिल्मी कहानियों में, जिसमें विलेन जो है अपने गुर्गे को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता था। हालांकि जांच सीबीसीआईडी को दी, पुख्ता सबूत मिले और लालजी शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ चकिया में अतीक के इलाके में दाखिल हुए। अतीक अहमद को गिरफ्तार करना था। अतीक अहमद अपने दफ्तर में बैठा था। अब जरा उस सीन को इमेजिन करिए। लालजी शुक्ला बताते हैं कि मैंने अतीक अहमद से कहा कि आप गिरफ्तार किए जाते हैं, और अतीक अहमद ने इसके जवाब में उनसे कहा, लीजिए साहब, हम गिरफ्तार हैं, आपका आदेश। उन्होंने बताया कि उस वक्त सीआरपीएफ के एक आईजी साहब वर्दी में अतीक के सामने बैठे हुए थे और वो उस समय के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव से अपने बेटे की सिफारिश कराने के लिए अतीक के पास पहुंचे थे। हालांकि उस समय अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रसूख आप समझ सकते हैं कि अतीक का कैसा था। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते और आगे बढ़ते हैं। अब सुनाता हूं मैं साल 2005 का सनसनीखेज वाकया। साल 2004 से साल 2007 तक का दौर था और प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। समझ सकते हैं कि अतीक अहमद के लिए ये समय कितना खास रहा होगा। मायावती के शासनकाल में जो अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे बंद रहा, 2004 में वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव में उतरा और जीत गया। जिस सीट की नुमाइंदगी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे,
उस सीट से जीतकर अतीक अहमद पहली बार संसद पहुंचा। जब अतीक सांसद बना, उस पर 7 हत्या के मामले दर्ज थे, 7 हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे और इसके अलावा 28 संगीन मामले भी दर्ज थे। कुल 131 मामले कानून की डायरी में अतीक के खिलाफ दर्ज थे। और अब सूबे में मुलायम सिंह की सरकार। कहते हैं कि अतीक अहमद ने सपा सरकार में आतंक मचा दिया। पुलिस वाले अतीक, उसके भाई अशरफ और उसके गैंग के लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। नतीजा था इलाहाबाद का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। अतीक सांसद बन चुका था, उसकी सीट खाली थी। उपचुनाव हुआ। इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर एक तरफ मैदान में अतीक अहमद का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और दूसरी तरफ था इलाहाबाद का एक और क्रिमिनल अमन पाल उर्फ राजू पाल। राजू पाल कभी रघुराज प्रताप सिंह की गाड़ी चलाता था। उस पर 25 मुकदमे दर्ज थे और पुलिसिया फाइल में वो एक शार्प शूटर था। मायावती की पार्टी ने उसे टिकट दिया था। दरअसल मायावती अतीक के दबदबे को खत्म करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा बंदा चुना जो कभी अतीक के लिए भी काम कर चुका था। चुनाव हुआ और अतीक का भाई अशरफ 50,000 वोट से राजू पाल से हार गया। राजू पाल ने चुनाव में नारा दिया था कि हारेंगे तो बम चलेगा और जीतेंगे तो रम चलेगी। लेकिन राजू पाल के जीतने के बाद भले ही उस समय उनके खेमे में रम चली हो, लेकिन जैसे ही नया साल आया बम भी चला, गोलियां भी चली और इतनी ज़्यादा चली कि पूरा इलाहाबाद शहर आज भी उस वाक्य को याद करके सिहर जाता है। 25 जनवरी 2005 की शाम थी। गोलियों की तड़तड़ाहट, रॉकेट सरीखा हमला, विधायक की गाड़ी का पीछा। इमेजिन करिए, ये सब कुछ जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में हो, इस तरह से हो रहा था। मीडिया को चश्मदीदों ने बताया कि हमने खुद देखा विधायक भाग रहे थे, उनके साथ बॉडीगार्ड था और सफ़ेद क्वालिस में सवार लोग उन्हें ढूंढते जा रहे थे। 19 गोलियां राजू पाल को लगी, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाया। उसके 2 साथी भी गोली का शिकार हुए और उनकी भी मौत हो गई। राजू पाल ने 8 दिन पहले ही शादी की थी। उसकी पत्नी पूजा पाल अब विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मायावती के सपोर्ट से अतीक अहमद और उसके खूंखार भाई अशरफ के सामने खड़े हुए। हालांकि वो 2005 का वो उपचुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन साल 2007 में वो फिर से लड़ी और अतीक को एक बार फिर सियासी चुनौती दी और सियासी हार की एक चोट भी दी। लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश में मायावती लौट आई और प्रदेश में बाहुबलियों की खैर है। अतीक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया गया। इस बार अतीक जेल से बाहर था, मगर शिकार होने से डरता था। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला। वो और उसका भाई अशरफ एक बार फिर से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। उन पर दबाव बनाने के लिए उनकी संपत्तियां कुर्क की जाने लगी, उन्हें ढहाया जाने लगा। 20,000 का इनाम अतीक के ऊपर रख दिया गया और 10,000 का इनाम अशरफ पर रख दिया गया। फरारी काट रहा अतीक अहमद मायावती से इतना डरता था कि उसने प्रदेश छोड़ दिया था। लेकिन मायावती को भी 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद था। फर्जी नाम से दिल्ली के पीतमपुरा में अतीक अहमद अपने भाई के साथ छिपा हुआ था। यूपी पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन दिल्ली पुलिस को भनक लग गई थी। दिल्ली में भी उस पर डिफेंस कॉलोनी में एक आदमी को धमकाने और अवैध वसूली करने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस को पहले से ही उसकी तलाश थी। लेकिन राजू पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड और इनामी घोषित होने के बाद अतीक अहमद फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस उससे जुड़े लोगों को फोन पर सुन रही थी।
मतलब उनके फ़ोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा था। और इसी बीच अतीक अहमद के एक शूटर की अतीक से बातचीत होती है। पता चलता है कि अतीक जामा मस्जिद के इलाके में कहीं छिपा है, लेकिन जब तक टीम पहुंचती अतीक वहां से निकल गया। फिर 1 फरवरी 2008 को पता चला कि अतीक पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट में किसी से मिलने पहुंचा है। जाल बिछाया गया। सीन फिर से फिल्मी है, समझिए। सांसद अतीक अहमद ने भेष बदल लिया था। पूर्व विधायक भाई ने भी अपना हुलिया बदल लिया था। अतीक अहमद पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट में पहुंचा ही था। बाहर उसकी होंडा सिटी कार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 10 अधिकारियों की टीम ने अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर लिया और नजर रख रहे थे। कहा गया था कि कोई मूवमेंट नहीं करेगा जब तक कि अतीक नहीं दिखेगा, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता कि वो अतीक ही है। तभी अतीक बाहर आया, आइडेंटिटी कंफर्म हुई और जैसे ही अतीक अपनी कार में बैठने लगा और उसका ड्राइवर जब तक कार आगे बढ़ाता, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उसकी कार पर धावा बोल दिया और अतीक की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। बताते हैं कि अतीक अहमद इतना डर गया था कि उसने पेशाब कर दिया। एक दिन अतीक अहमद तिहाड़ जेल में बंद रहा और बाद में इलाहाबाद भेजा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग बस मारकाट करते हैं? अरे नहीं, ये तो अपने को सांस्कृतिक रूप से मजबूत दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अतीक को मुशायरों का बड़ा शौक था। बड़े बड़े शायरों को बुलाकर महफिल जमाता। लोग कहते वो उर्दू अदब का कदरदान है, मगर कौन जाने उसके पैसे कहाँ से आते थे, कौन उसकी फंडिंग करता था। अतीक किस तरह से इन मुशायरों का आयोजन करता था जिसमें बड़े बड़े नामी शायर हिस्सा लेते थे, किस रास्ते से ये पैसे आते थे। याद आया कि कभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं परोपकारी हूँ, ये सब केस मुझ पर फर्जी है। मगर हकीकत ये थी कि गवाहों से लेकर पुलिस अफसरों तक को वो मैनेज कर लेता था। चुन चुनकर अफसर बदलवा देता या डर से सब मुकर जाते थे। यानी जनता समझ रही थी कि अगर मामला अतीक के विरोध में ले जाओ तो उल्टा अपने घर पर ही खतरा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में आखिर 2017 के आसपास योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो माफिया पर बुलडोजर चलाने के लिए जानी जाने लगी। यहाँ से अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसकी अवैध संपत्तियों को फिर गिराया जाने लगा। बेटे भी पुलिस की रडार पर आ गए। कई मुकदमे नए सिरे से खुलने लगे। इसी बीच 2023 की शुरुआत में एक दिन उमेश पाल नाम के वकील की प्रयागराज में हत्या कर दी गई, जिसके पीछे अतीक के बेटे असद अहमद का हाथ बताया गया। असद और उसके साथी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त अतीक जेल में था। वो रोता था कि मेरे बेटे को बेवजह मार दिया। मगर लोगों ने कहा, तुमने कितने बेटों को यतीम बनाया, कितनों के बेटों को मार दिया। इसी दौरान अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा भी मिली। अब सबको लगता था यह आदमी जेल में ही सड़कर मरेगा, मगर कहानी अभी रुकी नहीं थी। 15 अप्रैल 2023 की एक रात मीडिया कैमरों के सामने ही अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियां मार दी गई। पुलिस उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। कुछ हमलावर पत्रकार बनकर आए और नजदीक से गोली दाग दी। इलाहाबाद की सड़क पर पुलिस की कस्टडी में टीवी पर लाइव कुछ सेकंड में दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े। लोग दंग थे, ये क्या हो रहा है। और उस दिन उस रात अतीक अहमद की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में हत्या से शुरुआत की, 44-45 साल तक
केसों से बचता रहा, सैकड़ों मुकदमे, कई गिरफ्तारियां, कई सरकारों के साथ लेना देना। अंत में उसी ने कुछ मिनटों में पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसे सीन में दम तोड़ दिया। फिर उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया जहां उसके बेटे असद को कुछ दिन पहले दफनाया गया था। एक और घटना याद आती है 2002 की। 2002 में यूपी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अतीक अहमद ने मायावती पर बीजेपी से समर्थन लेने पर कटाक्ष किया। कहा था, मुझे याद है कि पिछली बार जब उन्होंने आपकी पार्टी को तोड़ा था तो आपकी आंखों में आंसू थे। जाहिर है तंज का जवाब तो बनता था। गुस्से में मायावती ने जवाब दिया था, मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मैं तेरे जैसे लोगों की आंखों में आंसू लाती हूँ। मायावती ने जो कहा वो करके दिखाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ उससे कई कदम आगे निकले और उन्होंने जो कहा था, गुंडों को या तो जेल में डालेंगे या उन्हें यूपी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। एक और घटना रह गई। देवरिया की जेल को बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अतीक अहमद का नाम देवरिया जेल में करीब 20 महीने तक बहुत ही सनसनीखेज तरीके से लिया जाता रहा और वहाँ पर अतीक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं जब उसे 30 अप्रैल 2017 को वहाँ लाया गया तो शुरू में एक सख्त जेल अधीक्षक उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर कुछ ही दिन में विवाद हुआ और वो अधीक्षक कहीं और उनका तबादला हो गया। बस उसी दिन से समझिए कि वहाँ अतीक का सिक्का चलने लगा। कौन सा बंदा कब मिलने आएगा, ये सब अतीक तय करता था। हर रोज़ उसके लिए अलग अलग खाने पीने की चीज़ें जेल के बाहर से आती। जांच के दौरान पता चला कि मुर्गे और बकरी की हड्डियां बैरक के आसपास से मिली। जिसने भी विरोध करने की कोशिश की उसके मन में डर बैठ जाता कि कहीं हमें ही न सज़ा भुगतनी पड़े। ऐसा आतंक था कि पूरा जेल प्रशासन मानो अतीक के आगे घुटने टेक चुका। सबसे भयानक किस्सा तो दिसंबर 2018 का है, जब मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को लखनऊ से उठा लिया गया और जेल के अंदर ही उसकी पिटाई हुई। देवरिया जेल उसको लेकर आए और जेल के अंदर उसकी पिटाई हुई। कहते हैं उस वक्त अतीक अहमद का बेटा भी वहाँ मौजूद था। उससे जबरन कागजात पर दस्तखत कराए गए, कुछ संपत्ति के कागजात। पुलिस के लिए ये कांड बड़ी बदनामी साबित हुआ। मामला खुला तो सरकार हरकत में आई। जेल अधीक्षक, जेलर, कई कर्मचारियों पर मुकदमे हुए, उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामले की तहकीकात सीबीआई को सौंपनी पड़ी। इतना ही नहीं, अतीक के कई गुर्गे देवरिया के होटल्स में रोज आते जाते, गाड़ियों का काफिला चलता था। जब अतीक को पेशी पर ले जाया जाता था तो इनकी लग्जरी गाड़ियां उनके पीछे होती थी और उसे देखकर पुलिस भी सहम जाती थी। बाद में अतीक अहमद को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। देवरिया जेल में जैमर भी लगाया गया, पर वो सिर्फ 2G नेटवर्क पर चलता था, इसलिए मोबाइल बंद नहीं हो पाए। आखिरकार इसी दौर में 52 मोबाइल बरामद होने की खबरें भी सामने आई। इलाहाबाद के चकिया इलाके की एक महिला ने मीडिया से कहा था कि अगर सरकारी अस्पताल में बच्चों का इलाज हो जाता, पुलिस थाने में बेइज्जती नहीं की जाती, तो अतीक के पास जाने की ज़रूरत क्या थी। मेरे लिए असली सरकार तो वही था जो मेरे मामलों को हल कर देता था। ये वो वाक़या है जो हमारी व्यवस्था के तमाम छेद उजागर करता है। जहाँ लोगों को बेसिक चीज़ें न मिलें, वहाँ एक गुंडा मदद देकर खुद को रक्षक दिखा सकता है। इसी फॉर्मूले पर चलकर अतीक ने सत्ता को ठेंगा दिखाया। वो जानता था अगर पुलिस ईमानदारी से काम करने लगी, अस्पतालों में इलाज मुहैया होने लगे, तो उसके रसूख को सलाम कौन करेगा। अक्सर उसने देखा होगा कि लोग
भाई मेरी बेटी की शादी में 20,000 रुपये की ज़रूरत है, ऐसे कहकर आते होंगे और वो पैसे दे देता होगा। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों में उसे मसीहा के तौर पर देखा जाता था। एक बार अशरफ ने मुस्लिम बेटियों को उठा लिया था। यही नहीं, तमाम मामले बताते हैं कि अतीक के जुल्म का शिकार मुसलमान ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उसने चकिया कसारी मसारी में बहुत आतंक फैलाया और मुसलमानों की ज़मीन हथिया ली, किसी की मदद की, लेकिन उससे ज़्यादा उससे वसूल कर लिया। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि अपराध का रास्ता अंततः अंधेरा ही देता है। चाहे कुछ वक्त के लिए नेता या मसीहा दिखा, पर अंतिम अंजाम बड़ा भयावह होता है। हकीकत यही है कि अतीक ने जिंदगी में जितना धूम धड़ाका किया, उसका खात्मा भी उतना ही सनसनीखेज रहा। कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, कोई फांसी नहीं हुई, कोई लंबी सज़ा नहीं काट पाया, सीधे गोलियां खाकर उसी ज़मीन में दफन हो गया जहां उसका बेटा लेटा था। मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म, मगर सबक यही है कि गुंडागर्दी की उम्र भले लंबी दिखे, लेकिन आखिरकार उसे अपने ही लगाए हुए बीजों का कांटा चुभता है। मैं आपका होस्ट माधव तिवारी आपको छोड़ते हुए बस यही याद दिलाता हूँ कि अपराध का अंत कभी अच्छा नहीं होता, ना ही अपराधी के लिए, ना उनके परिवार के लिए, और ना ही उस समाज के लिए जो कब तक डर डर कर जीता है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, रंगबाज के इसी मंच पर, जहां हम जिंदगी के अंधेरे पहलुओं की वो कहानियां सुनाते हैं जिनकी हकीकत फिल्मों से भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली होती है। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रहे, कोई भी बाहुबली हमेशा के लिए अजेय नहीं रहता। जय हिंद।